हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, HFCL की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी टेलीकॉम इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कामकाज के साथ साथ हाई एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट, ऑप्टिकल फाइबर एंड ऑप्टिक फाइबर केबल की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 10,306 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 36.6 की पी है, 19.2% है कंपनी की ROC एंड 13.5% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न के साथ साथ लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ भी कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.24% है, फेस वैल्यू ₹1 की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 44.7% प्लेज हो रखा है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड, कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की स्टैंडअलोन रिजल्ट ही चेक करेंगे। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब करोड़्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1127 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 971 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1008 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 76 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 48 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 70 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो EPS की जो ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है। यहाँ पे भी आप लोगों को एक हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल जाएगी ऑन बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने हर एक जगह पे ही पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। हो सकता है कहीं पे ज़्यादा दिखाई है, हो सकता है कहीं पे कम दिखाई है, लेकिन हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ ही मेंटेन करी है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है सितंबर क्वार्टर की। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में डबल से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 5 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 4 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो वीक निकल के आ रही है, क्योंकि एज ऑफ नाउ कंपनी के पास जो कैश फ्लोज मौजूद है वो नेगेटिव में है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो अकॉर्डिंग टू सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज
अनचेंज्ड है। बाकी FIIs एंड अदर्स ने सेलिंग करी है एंड DIIs ने बाइंग। एंड अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है। एंड अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो 3 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है एंड अगर ये तीनों कैलकुलेट करते हैं तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 44.1% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी की जो बिजनेस है है ना, वो कंपनी की सबसे बड़ी USP है कि ये कंपनी ऑप्टिकल फाइबर एंड ऑप्टिक फाइबर केबल की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि आज के ज़माने में एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। अभी किसी भी इंडस्ट्री में जहाँ पे इंटरनेट की यूज़ होती है, आप लोगों के घर में अगर राउटर है तो आप लोगों को भी पता होगा कि पहले जैसा केबल आता था उसको रिप्लेस करके अभी ऑप्टिक फाइबर केबल का यूज़ किया जा रहा है एंड ऊपर से 5G भी आने वाला है, तो ऑप्टिक फाइबर एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल की यूज़ और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन ये एक लौती कंपनी नहीं है इंडिया में जो सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक फाइबर केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाती है, और भी कई सारे कंपनीज हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो इम्पोर्ट भी कराया जा सकता है। तो यहाँ पे छोटा सा डाउन साइड है इस बिजनेस का। देखो, ये मोनोपोली बिजनेस नहीं है, हाँ ये USP है कंपनी की, लेकिन ये मोनोपोली बिजनेस नहीं है। मार्केट में और भी कई तरीके की कंपनी है और भी कई सारे कंपनी है जो ये सेम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। तो सिंपली सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के ऊपर भरोसा करके इस कंपनी में पैसा मत लगाना। और अगर फंडामेंटल्स देखा जाए तो सितंबर क्वार्टर की जो ग्रोथ है वो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कंपनी की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। कंपनी की पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अगर कंपनी के बिजनेस के ऊपर या तो फिर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना। सिर्फ और सिर्फ ये कंपनी ऑप्टिक फाइबर केबल या तो फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाती है, इसी रीज़न की वजह से इस कंपनी में पैसा बिल्कुल भी मत लगाना, क्योंकि मार्केट में और भी कई सारे कंपनीज हैं जो ये सेम चीज़ें सेम प्रोडक्ट्स बनाती है और अगर ज़रूरत पड़े तो इम्पोर्ट भी कराया जा सकता है। तो सिंपली अगर भरोसा है तो ही पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से स्लाइटली ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली आप लोग एक ऊपर की प्राइस पॉइंट देख के इस कंपनी से एग्जिट कर लो, क्योंकि कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। हो सकता है और भी ये कंपनी 1-2 साल इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करे। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का वेस्ट ऑफ टाइम ही होने वाला है एंड कंसोलिडेशन के बाद ये कंपनी ऊपर ही जाएगी, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो वेस्ट ऑफ मनी के साथ साथ वेस्ट ऑफ टाइम भी होगा आप लोगों का। तो सिंपली एक ऊपर की प्राइस पॉइंट देख के अभी एग्जिट कर लो। जब ये कंपनी ब्रेकआउट देगी उसके बाद आप लोग फ्रेश एंट्री प्लानिंग कर सकते हो। तो गाइस अभी अगर फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले हम लोग स्विंग ट्रेडर्स के बारे में बात करते हैं। तो गाइस सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेंज। इस रेंज के अंदर आप लोगों को कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। इस रेंज की ब्रेकआउट होने के बाद आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 151 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को भी मैं यही बोलूँगा, अभी कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड इस कंपनी में मत लो। एक बार इस हाई को टूटने दो, उसके बाद ही इस कंपनी में फ्रेश शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना, क्योंकि ये कंपनी अनडिटरमाइंड टाइम पीरियड के लिए इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। तो कोई भी फायदा नहीं होगा इस रेंज के अंदर कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन लेके। तो सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल, उसके बाद आप लोग इस कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए फ्रेश एंट्री प्लान करना। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो उसका मतलब साफ है कि आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में मुझे बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जाएगी। तो ऐसे में ये कंपनी आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी अप्रॉक्सीमेटली 50 रुपए के आसपास या तो फिर 50 से 55 रुपीज़ के आसपास मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। और अगर बाई चांस कंपनी वहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है तो एटलीस्ट 65 रुपए के आसपास ही रखने की कोशिश करना अपनी एंट्री प्राइस, एंड विद इन अ मंथ और 2 ये कंपनी आप लोगों को डेफिनेटली 65 रुपए के नीचे तो मिल ही जाएगी। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे
पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन ऑन वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।